ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकी ठिकाने, बड़े बड़े आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकवादी, 50 से अधिक जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। यह झटका पाकिस्तान सह नहीं पाया और उनके डीजीएमओ का 10 तारीख को ही फोन आया और उसके पश्चात मैं कहूंगा यह सीज फायर नहीं, यह एक अंडरस्टैंडिंग है। यह एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला होता है तो यह अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी जाएगी। हमने करके दिखाया है। जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हुआ है इस बार। अंदर घुस के मारा है हमने। यह एक अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में उनके मौलाना, उनके मौलवियों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, मगर हिंदुस्तान की एकता देखिए, हिंदुस्तान का भाईचारा देखिए। पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ, पूरा देश सेना के पीछे, सेना के अदम्य साहस के पीछे, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के पीछे पूरा भारत एक होकर खड़ा हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है। पहले भी ऐसे वक्त थे, अनेकों प्रयास भारतवर्ष करता था। पहले हम सबूत देते थे, प्रयास करते थे डोजियर के माध्यम से पाकिस्तान को प्रूफ दे आतंकवाद का। वो डोजियर लेती थी मगर उस पर काम नहीं करती थी। मगर आज नए भारतवर्ष ने पाकिस्तान को बख्शा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, वहां से यदि गोली आती है तो यहां से गोला जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। कमलेश जी। देखिए, मुझे लगता है आज का दिन पूरे भारत का दिन है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा था, आज मैं भारतवर्ष के एक साधारण नागरिक के रूप में जो अदम्य साहस हमारे सेना ने दिखाया है उसका विवरण किया। पाकिस्तान ने क्या खोया है और हिंदुस्तान ने क्या पाया है वो मैंने आपको दिखाया है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने एकजुटता दिखाई। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं नहीं चाहता हूं मैं किसी की आलोचना करूं। और मैंने कहा कि विगत दिनों में वह भी एक प्रयास था जहां हम प्रूफ देने की कोशिश करते थे, हम डोजियर इत्यादि देते थे। हम 26/11 भी हुआ था, उस समय भी हमने प्रयास किया था कि हम पाकिस्तान को समझाएं कि देखो तुम्हारे आतंकी आके क्या कर रहे हैं हमारे देश में। मगर पाकिस्तान मानता नहीं था। पाकिस्तान को लगता था कि दे कैन टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। मगर अब परिस्थिति बदले हुए है। अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है इंडिया के ऊपर आंख उठा के देखने का। आमोद राय। आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बहुत सारी सफलताएं रहीं मगर लोगों के मन में और की इच्छा थी। दूसरा प्रश्न हस्तक्षेप को लेकर है। मैं दोनों का सटीक उत्तर दूंगा। नंबर 1, मैंने आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरंभ में ही बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर के जो लक्ष्य थे, जो लक्ष्य परिलक्षित थे, वो प्रधानमंत्री जी ने डे 1 को ही बता दिया था। आतंकवाद के ऊपर हमला, कल्पना से परे सजा, आतंकवादियों को चुन चुनकर मारना और उनके अड्डों को ध्वस्त करना। और सेना के अदम्य साहस ने यह करके दिखाया।
आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हुए, आतंकवादी मारे गए। ये हमारा परिलक्षित लक्ष्य था। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और जिस समय एस्केलेशन भी नहीं हुआ था उससे पहले ही हमने वो जो 4 शब्द प्रयोग किए, जिसका मैंने यहां विवरण रखा कि कंट्रोल्ड था, मेजर्ड था, प्रिसाइज था, नॉन एस्केलेटरी था, तो भारतवर्ष ने अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित किया हुआ था। इसलिए आपका यह कहना कि कुछ और होना था, मुझे लगता है कि हमने जो करना था वो हमने पहले भी कहा, करके भी कहा और उसे 100% हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर वॉज 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन। 100% सफलतापूर्वक किया गया एक मुहिम था, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत से पहले ये अहम बड़ी बैठक बताई जा रही है। पीएम आवास पहुंचे हैं, पीएम रेजिडेंस पहुंचे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। उनके साथ तीनों सेना प्रमुख भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह और एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद हैं, क्योंकि 12 बजने में महज तकरीबन 19 मिनट का समय बाकी है। 12 बजे पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस की बातचीत होगी। 2:30 बजे डीजीएमओस की कॉन्फ्रेंस की जाएगी। डीजीएमओ भारत की तरफ से जो राजीव घई हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बताया जाएगा कि क्या कुछ बातचीत डीजीएमओ पाकिस्तान के साथ हुई है। और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स हर रोजाना ही पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ली जाती है। बीते कल भी पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही मीटिंग हुई थी। मौजूदा स्थिति को लेकर पूरी जानकारी हासिल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। और अब फिर से जो डीजीएमओस की बैठक होगी, मीटिंग होगी, हॉटलाइन पे ही ये पूरी बातचीत होगी। उससे पहले एक अहम मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी की रिहाइश पे, पीएम नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस पे लगातार जारी है। पीएम आवास पहुंचे हुए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, क्योंकि किस तरीके से 10 मई को दोपहर को 3:35 पे ही हॉटलाइन नंबर पे कॉल आई थी। डीजीएमओ पाकिस्तान की बातचीत हुई थी। तकरीबन 5 बजे सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था। तो आज 36 घंटे बाद यानी कि 12 बजे ये पूरी बातचीत दोबारा से शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम ओमर अब्दुल्ला की। पुंछ के बॉर्डर इलाके के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम ओमर अब्दुल्ला। पीड़ित परिवारों को मिलकर उनका हालचाल ओमर अब्दुल्ला की तरफ से जाना जा रहा है। मृतक सिख के घर भी गए हैं ओमर अब्दुल्ला। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए हैं कई नागरिक, कई सिटीजन, कई सिविलियंस। पुंछ में 5 सिखों की भी जान गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से। एक तस्वीर है जब पूरा अटैक पुंछ में हुआ था, रेजिडेंशियल इलाके में पूरा अटैक किया गया था। बैक टू बैक कई हैवी शेलिंग गोले दागे गए थे। गुरुद्वारा साहब जो पुंछ में स्थित है, क्योंकि काफी डेंसली पॉपुलेटेड वो पूरा इलाका है, पूरा एरिया है, वहां पे काफी नुकसान पहुंचा था। जो गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है उसमें जो मलबा है, खिड़कियां हैं, बहुत बुरी तरीके से टूटे थे। और अब सीएम ओमर अब्दुल्ला पीड़ित परिवारों से पहुंचे हैं हालचाल उनका जानने के लिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बताया जा रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है सीएम ओमर अब्दुल्ला को किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये पूरी गोलीबारी की गई थी। और इस पूरी गोलीबारी में गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा था, दरवाजे टूट गए थे, बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा था। और उस पूरे अटैक में, हमले में 5 सिखों की मौत भी हो गई। मीटिंग में हमने एक ही बात कही कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा पुंछ का है, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दो। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बनता। कितनी पोस्ट जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है, आज भी वेकेंट। कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कि यहाँ वॉलंटरीली काम कर सकते हैं, जो डॉक्टर हैं, कुछ कोई वॉलंटरी नहीं करता। नहीं है ही नहीं सर, करते नहीं है ना। आप करें सर, आप अनाउंस करें, हम आपको बंदे देते हैं, आप वो काम करें। लेकिन जो रेगुलर थे वो भी यहाँ कहीं नहीं कर रहे हैं।
हरियाणा के डॉक्टरों को अभी भी जो छुट्टियां हैं नहीं मिलेंगी। बता दें कि सभी हॉस्पिटल्स में सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बॉर्डर पर तनाव के चलते सभी की छुट्टियां रद्द की गई हैं, सस्पेंड की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हालात, पूरी स्थिति बनी हुई है, सिचुएशन काफी टेंस्ड है, जिसको देखते हुए हरियाणा के सभी डॉक्टर्स की अभी छुट्टी जो है आगे नहीं मिलेगी। सबकी छुट्टियां सस्पेंड कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। अभी सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आज दोपहर को तकरीबन 12 बजे 15 मिनट का समय अभी बाकी है, जब डीजीएमओ भारत के बीच में और डीजीएमओ पाकिस्तान के बीच में हॉटलाइन पे पूरी बातचीत होगी। क्योंकि 36 घंटे बाद ये बातचीत होगी। देखना होगा कि क्या कुछ इसका आउटकम इस बातचीत का निकल के सामने आता है। तो स्थिति को देखते हुए अभी सारे जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं उनकी छुट्टियां हरियाणा में रद्द की गई। सीज फायर के बाद जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं। हरियाणा में फिलहाल सामान्य हुए हैं हालात, सिचुएशन। बीती रात को कोई भी अटैक, कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत नहीं की गई थी। ब्लैकआउट स्कूल कॉलेजेस में आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। बता दें कि कल से फिर जो स्कूल शुरू होंगे, कॉलेजेस शुरू होंगे। हिसार एयरपोर्ट से बुकिंग शुरू हो चुकी है, लोगों की तरफ से बुकिंग शुरू की जा चुकी है। 16 मई से अयोध्या और दिल्ली जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनकी बुकिंग की शुरुआत की जा चुकी है, क्योंकि 10 तारीख का वो दिन था जब युद्ध विराम लग गया था, सीज फायर हो गया था। पर महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई, सीज फायर की उल्लंघना की गई, वॉयलेशन की गई, धज्जियां उड़ाई गई। और उसके बाद 11 बजे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई और उनकी तरफ से बताया गया अगर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से वो हिमाकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सीज फायर के बाद फिर एयरपोर्ट्स खुलने शुरू हो चुके हैं। जो लाइफ है वो दोबारा से पटड़ी पर आनी शुरू हो चुकी है। श्रीनगर एयरपोर्ट को छोड़कर सभी एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया है। तो फिर से हवाई उड़ान संचालन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो सरहद के पूरे इलाके हैं, एरियाज हैं, उनके एयरपोर्ट्स को छोड़ के बाकी जो सारे एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, यानी कि जो लाइफ है दोबारा पटरी पे आनी शुरू हो चुकी है। सीज फायर के बाद एयरपोर्ट्स खुलने शुरू हो चुके हैं श्रीनगर एयरपोर्ट को छोड़कर, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट काफी सेंसिटिव एयरपोर्ट है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बेहद ही पास पड़ता है। तो इस करके श्रीनगर एयरपोर्ट को हाल फिलहाल में खोला नहीं गया, पर उसको छोड़कर जो बाकी सारे एयरपोर्ट्स हैं उनको शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। और जो कस्टमर्स हैं, लोग हैं, वो अपनी टिकटों की बुकिंग भी उनकी तरफ से शुरू की जा चुकी है। नशे के मुद्दे पे कांग्रेस हमलावर है। बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नशे के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये आरोप, इल्जाम, एलिगेशंस लगाए हैं कि नशे की वजह से हरियाणा में मौतें हो रही हैं। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पंजाब से ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो नशे के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी सरकार पे एक निशाना साधा गया और कहा गया कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कि हरियाणा में ज्यादा मौतें हो रही हैं, हरियाणा में पंजाब से ज्यादा मौतें हो रही हैं नशे के कारण। नशा तो इन्हीं के समय बढ़ा है। अब इतनी मतलब डेथ जो है नशे से, ड्रग अब्यूज की वजह से पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही है। हमने तो कभी नशा घुसने ही नहीं दिया हरियाणा में। कहने का मतलब ये होता था कि खुद सरकार ही नशा मुक्ति अभियान चला रही है, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जब नशा बढ़ा है उस टाइम भी कहीं किसी ना किसी का संरक्षण मिलता रहा है। जहाँ संरक्षण नहीं सरकार का होता तो इतना नशा नहीं बढ़ सकता था। बीजेपी खुद मानते कि हरियाणा में नशा हो रही है, इसी वजह से नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए सबको, तो इसके खिलाफ है नशा मुक्ति के। अब बात करेंगे सरचार्ज छूट स्कीम की। हरियाणा में सरचार्ज छूट स्कीम 2025 लागू हो गई है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस को लेके ऐलान किया है। स्कीम का 6 महीने तक फायदा रहेगा। अनिल विज ने कहा कि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। एक मुक्त भुगतान पर 10% की छूट और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। किश्तों में बिल चुकाने पर भी जो छूट है वो मिलेगी। 100% सरचार्ज छूट मिलेगी। सरकार उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर्स को भी एक मुश्त भुगतान पर सरचार्ज से पूरी राहत मिलेगी। अनिल विज ने कहा कि स्कीम से रिकवरी में उछाल आएगा। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज माफी की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी।
8 मासिक या 4 द्विमासिक किश्तों में भुगतान पर सरचार्ज माफ होगा। रिकवरी काफ़ी पेंडिंग है। उसके लिए हमने जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनको काफ़ी राहत दी है। जो किस्तों में देंगे, जो कि 4 से 8 किस्तें